जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में वेलकम करता हूं। एंड आज आपके लिए एक नई सीरीज लेके आया हूं, दैट इज 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड जीके क्वेश्चंस की। बेसिकली इस सीरीज के थ्रू हम वो सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे जो आपके अपकमिंग एफकेट यानी कि एफकेट 2023 में आने के हाई चांसेस होंगे। प्लस आपको बस वीडियोस को पूरा ढंग से देखना है। आपको बाय द एंड ऑफ वीडियो रियलाइज होगा कि आपकी नॉलेज कितनी बड़ी है और आपने बहुत सारे पैरेलल टॉपिक खत्म कर लोगे। इस सीरीज में ना केवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे बल्कि क्वेश्चन के साथ साथ हम जानेंगे उनके बैकग्राउंड डाटा के बारे में भी और उनसे और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन चीजों के बारे में भी। प्लस इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अगर अभी भी प्रिपेयर कर रहे हो तो आप डे वाइज टारगेट लेके कैसे 25-30 दिन के अंदर अपने स्कोर को 200+ से ऊपर कर सकते हो या फिर एक अच्छा स्कोर मतलब एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हो एफकेट के अंदर, ताकि आपको मेरिट में कोई इशू ना आए। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। एंड फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑन साइना नेहवाल। साइना नेहवाल के ऊपर जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम क्या है? ऑप्शंस है प्लेइंग टू विन माय लाइफ ऑन एंड ऑफ कोर्ट, प्लेइंग इट माय वे, द टेस्ट ऑफ माय लाइफ, कंट्रोवर्शियली योर्स। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन आपके एफकेट 1 2023 में आया था और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्लेइंग प्लेइंग टू विन माय लाइफ ऑन एंड ऑफ कोर्ट। बाकी के जो तीन ऑप्शन है वो भी किसी ना किसी प्लेयर के ऊपर लिखी गई बायोग्राफीज ही हैं जिनसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि प्लेइंग इट माई वे ये है हमारे द लेजेंड सचिन तेंदुलकर के ऊपर। ठीक है, उसके बाद द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये है आपके युवराज सिंह के ऊपर, जो कैंसर उनको हुआ था उसके बारे में बात की गई है। कॉन्ट्रोवर्सली योर्स ये है आपके पाकिस्तान के फास्ट पेस बॉलर शोएब अख्तर के ऊपर। ठीक है, तो आप चार ध्यान रखेंगे, प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल, प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह एंड कॉन्ट्रोवर्सली योर्स ये है आपके शोएब अख्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिखा है कि विच मशीन इज यूज टू मेजर स्ट्रेन्स। अक्सर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आपके एफकेट 1 2023 से पूछा था कि हाइग्रोमीटर क्या नापता है। तो बेसिकली स्ट्रेन्स को जो मेजर करता है वो है आपका टेजियोमीटर, राइट। बट हाइग्रोमीटर क्या करता है? तो भैया बाकी भी जान लेते हैं। तो हाइग्रोमीटर आपका ह्यूमिडिटी मेजर करता है। क्या करता है? ह्यूमिडिटी मेजर करता है। ओडोमीटर क्या करता है? तो ओडोमीटर आपकी स्पीड मेजर करता है। क्या मेजर करता है? स्पीड। एमीटर क्या करता है? तो ये आपकी करंट को मेजर करता है। किसको? करंट को। और भी जान लेते हैं कि ताकि अगर आपसे कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो आपके पास हमेशा जवाब हो। रिकॉर्डिंग हो रही है ना? चलो। सो आपसे ये भी पूछ लेगा तो आप ये बताओगे कि बैरोमीटर आपका प्रेशर मेजर करता है, एनेमोमीटर आपका विंड विंड मेजर करता है, ऑडोमीटर का मैंने बता दिया स्पीड, रेन गोज आपका रेन कितना ही रेन होने वाली है 1 सेंटीमीटर ये मेजर करता है, हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी, स्क्रीव गॉज किसी भी चीज की थिकनेस मेजर करता है एंड सिस्मोग्राफ आपका अर्थक्वेक्स को मेजर करता है। तो देखा, एक क्वेश्चन जो आया उसके थ्रू हमने ये पूरा डाटा कवर किया। ये वो सारे इंपॉर्टेंट मेजरमेंट्स मतलब इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस तरीके से हर क्वेश्चन को रिलेट करेंगे और एक एक करके पढ़ते हुए जाएंगे। अभी देखो अगले क्वेश्चन में कितना मजा आने वाला है। क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द रॉलेट एक्ट पास्ड। तो भैया रॉलेट एक्ट आपको पता होगा, जलियांवाला बाग वाला हत्याकांड वाला सीन हुआ था। तो ये राइट आंसर आपका 1919 है। अब देखो मॉडर्न हिस्ट्री की टाइमलाइन से एफकेट बहुत डीप तो जाता नहीं है, बट ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ रॉलेट एक्ट कब हुआ था या फिर ये मूवमेंट कब हुआ था। तो एक बार मैं आप सबके लिए उस टाइमलाइन को आपको खींच के दिखा देता हूं कि रियल में वो टाइमलाइन कैसी है और क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए नोट करना स्टार्ट करिएगा। यहां पे हम केवल मॉडर्न हिस्ट्री की टाइमलाइन में आपको बताने वाला हूं। किसकी? मॉडर्न हिस्ट्री की। और ये पेज डेडिकेटेड है किसको? पोर्टुगीज को। किसको? पोर्टुगीज को। देखो 1498 में आए थे, सबको पता है 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था कालीकट बंदरगाह पे, जिसका किंग जमोरी ने वेलकम किया था। 1510 में इन लोगों ने गोवा को एनेक्स कर लिया इंडिया से, यानी गोवा को छीन लिया। उस टाइम पे जो इनका गवर्नर था वो था अल्फांसो द अल्बुकर्क। दो ही गवर्नर हुए हैं, एक एल्मीडा जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी स्टार्ट की थी और एक अल्फांसो द अल्बुकर्क जिसको रियल फाउंडर भी बोलते हैं। उसके बाद 1530 में इन्होंने अपनी कैपिटल को कोचीन से गोवा शिफ्ट कर दिया। 1556 में इन्होंने अपनी फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस बनाई। याद रखना 1510 में गोवा को एनेक्स किया, 1530 में कोचीन से गोवा कैपिटल शिफ्ट कर दी, 1556 में इन्होंने अपनी फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस डाली है पोर्टुगीज ने, ध्यान रखना। 1661 में चार्ल्स सेकंड को बॉम्बे गिफ्ट में दे दिया एज अ दहेज
एंड 1961 में हमने गोवा को फ्री करा लिया पोर्टुगीज से। तो ये 5 टाइमलाइन पोर्टुगीज रिलेटेड ध्यान रखोगे। 1498 में उनका आना, 1510 में गोवा को एनेक्स करना, 1530 में कोचीन से गोवा कैपिटल को अपने शिफ्ट करना, 1556 में फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस डालना, 1661 में अपने बहन की दहेज में चार्ल्स सेकेंड को इंग्लैंड के बॉम्बे इन्होंने गिफ्ट कर दिया, एंड 1961 में हमने गोवा इनसे वापस छीन लिया। सोचो आजादी के इतने दिनों बाद। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं ब्रिटिशर्स के बारे में, ठीक है। तो अगर ब्रिटिशर्स की बात करूं तो कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन 1600 क्या है आपके ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन 1608 में कैप्टन हॉकिंस आता है जहांगीर के कोर्ट में ट्रेड के परमिशन लेने के लिए। तो पूछेंगे कैप्टन हॉकिंस कब आया? 1608 में। 1613 में कौन आया? तो थॉमस रॉ आया। कौन आया? थॉमस रॉय, ठीक है। 1756 में क्या हुआ? तो ये हुआ आपकी ब्लैक होल ट्रेजेडी। क्या? ब्लैक होल ट्रेजेडी। याद आ रहा है सिराजुद्दौला वाला? बैच वालों ध्यान रखना, पढ़ाया था आपको। 1757 में क्या होगा? बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। और 1764 में क्या होगा आपका? बैटल ऑफ बक्सर। ये एक लाइन से है, टाइमलाइन ध्यान रखना। बैटल ऑफ बक्सर। देखो 1600 में कंपनी बनी, 1608 में कंपनी की ट्रेड के लिए इंडिया आया कैप्टन हॉकिंस, 1613 में थॉमस रो आया, 1756 में ब्लैक होल ट्रेजेडी होती है, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होती है। ब्लैक होल ट्रेजेडी का बदला लेने के लिए, देखो ध्यान से, 1756 में हुई ब्लैक होल ट्रेजेडी, इसका बदला लेने के लिए 1757 में एक साल बाद क्या होता है? बैटल ऑफ प्लासी। याद होगा आपको सिराजुद्दौला वाला किस्सा जो, ठीक है, मीर जाफर मीर कासिम वाला। उसके बाद 1764 में क्या होगा? बैटल ऑफ बक्सर, उसी पे। अब यहां से बंगाल पे उनका कब्जा होगा। आगे बढ़ते हैं 1764 से आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखो 1857, याद है आपको हमारी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 1885 में क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस। ध्यान रखना, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस। ये है आपका फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 1885 क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस। 1905 में आपका होगा पार्टीशन ऑफ बंगाल। क्या होगा? पार्टीशन ऑफ बंगाल। 1906 में होगा मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन। 1913 में गदर पार्टी बनेगी, एंड गदर पार्टी के बनते ही 1914 में कामागतारू एक्सप्रेस, जो जापानीज सीप थी, आपको सिखों वाली स्टोरी मैंने बताई थी, वो ध्यान रखना। कामगतारू एक्सप्रेस, ये कामगतारू जो शिप थी वो वाला इंसिडेंट होगा। क्या क्या बताया? 57 में क्रांति, 85 में कांग्रेस का फॉर्मेशन, 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल, 1906 में आपका मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन। 1913 में गदर पार्टी, 1914 में कामगतारू शिप वाला इंसिडेंट, ठीक है। और आगे देखते हैं, नोट कर लीजिएगा, आपको ये काम आएगा। इसके बाद जब नेक्स्ट आएंगे 1915 में भैया गांधी जी इंडिया वापस आ गए हैं। 1915 में गांधी जी वापस आते हैं, कहां से यह बताएंगे। 1919 रॉलेट एक्ट, जिसके खिलाफ जलियांवाला बाग में नारे लग रहे थे, और वहां पे जनरल डायर वाला सीन हुआ जब गोलीबारी हुई और इतना बड़ा वो हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट के विरोध में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला गया। कब? 1920 में। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था उसको खत्म कर दिया गया। क्यों? 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट होगा। क्या हो गया? चौरी चौरा इंसिडेंट। 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ, 1922 में चौरा चौरी इंसिडेंट के कारण इसको बंद कर दिया गया। 1923 में आपकी स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन होता है, और 1924 में आपके हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बाई, ये पार्टी थी आपकी चंद्रशेखर आजाद की। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इस पार्टी का फॉर्मेशन होता है। अब 1924 में अगर पार्टी का फॉर्मेशन होगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो कांड होगा ही होगा। और 1925 में आपका ट्रेन वाला इंसिडेंट जो है वो काकोरी ट्रेन वाला हत्याकांड हो जाता है। काकोरी, अब इसमें चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लहरी सब लोग इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन भगत सिंह नहीं होते हैं। 1927 में साइमन इंडिया आने का प्लान करता है, आता है एक्चुअल 1928 में, और यहीं पे साइमन गो बैक का नारा लाला लाजपत राय लगा रहे होते हैं, और वहां पे हो गया, लालजी नहीं रहे। 1928 में बारदौली सत्याग्रह होता है, ठीक है। उसके बाद 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी बोलते हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मतलब कि ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो बोलते हैं, दांडी मार्च वाला, जहां पे 31 मार्च 1930 को नवसारी डिस्ट्रिक्ट से लोग निकले थे, नवसारी डिस्ट्रिक्ट से गए थे दांडी से, ठीक है। 1935 में आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, और 1940 में आपका इंडिविजुअल सत्याग्रह, जिसको विनोबा भावे जो है वो लीड करते हैं। ये सारे डेट्स
ऐसे जैसे मुझे याद है, आपको भी ध्यान रहे, बस रेफरेंस के लिए लिख लेना, तुम्हारे सामने मैं आपको पढ़ पढ़ के लिखवाते जा रहा हूँ, राइट। 1942 में आपका आएगा भैया सिंपल सा क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन आएगा जिसको गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। 1944 में आपका स्टार्ट होगा क्विट इंडिया मूवमेंट। क्या होगा? भारत छोड़ो आंदोलन। और 1947 में हमारा भारत आजाद हो जाएगा, राइट, आजाद हो जाएगा। तो ये आपका टाइमलाइन था, होपफुली तुम लोगों को याद होगा, राइट। एक बार को ऐसे अगर देख लोगे तो तुम्हें भी रिवीजन हो जाएगा एक बार में, और छोटे मोटे इंसिडेंट्स आप उसमें ऐड करते हुए चलोगे, तो इस तरीके से पढ़ने का थोड़ा अलग ही मजा होता है। चलिए, बैच वालों को मैं ऐसे ही रटवा देता हूँ यार। नेक्स्ट इज, मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को कैसे आप पढ़ सकते हो, क्या क्या चीजें आपके साथ में चल सकती है पैरेलल में। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस फटाफट फटाफट पढ़ते हुए चलेंगे, है ना। नेक्स्ट इज, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गेट द नोबेल प्राइज। तो भैया ये थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है। इनको प्राइज मिला था लिटरेचर के अंदर। किसमें? लिटरेचर में। सीवी रमन जी हैं, सीवी रमन जी को हमारे फिजिक्स में मिला हुआ है। मदर टेरेसा को मिला हुआ है आपके पीस के अंदर, ठीक है। तो पहले रविंद्रनाथ टैगोर को मिला, उसके बाद सीवी रमन को मिला, उसके बाद हमारे मदर टेरेसा को मिला पीस के लिए, उसके बाद मिला हमारे अमर्त्य सेन को। किसके लिए? ये है आपके इकोनॉमिक्स, राइट, इनको मिला आपके इकोनॉमिक्स के लिए। और कैलाश सत्यार्थी को, इनका जो फाउंडेशन था बच्चों को बचाओ ऐसे करके, मतलब एक फाउंडेशन एनजीओ चलाते हैं, मतलब इनको भी पीस के लिए मिला। तो सबसे जो लेटेस्ट है 2014 के अराउंड इनको मिला है कैलाश सत्यार्थी को। आप ध्यान रखेंगे, कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं, आपके माइंड में रहेंगी तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। नोबेल प्राइज से रिलेटेड पहली चीज तो ये कि नोबेल में और NOBLE नोबेल में बहुत फर्क होता है। मैक्सिमम जनता ये सोचती है कि NOBLE नोबेल प्राइज नहीं, ये अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे, जिनकी अंतिम इच्छा थी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर और पीस के अंदर लोगों को सर्वश्रेष्ठ प्राइज दिया जाए दुनिया का, जिसको हम नोबेल प्राइज बोलेंगे। अल्फ्रेड नोबेल इनका नाम था। 1895 1895 में ये स्टैब्लिश हुआ, इसको फाउंड किया गया। और 1901 में 1901 में फर्स्ट सेरेमनी हुआ। जो सबसे यंगेस्ट है वो आपको पता है 17 साल की मलाला यूसुफजई है, पाकिस्तान की। ओल्डेस्ट में आपके जॉन बी हैं 97 ईयर ओल्ड। मैरी क्यूरी जो है इनको हम बोलते हैं फर्स्ट वुमेन टू गेट नोबेल प्राइज। 1901 में आई गेस इनको मिला है, मुझे ध्यान नहीं है, इनको फिजिक्स के अंदर में। और दो लोग ऐसे हैं जिनका नाम रेड से लिखा है, यानी कि इनको नोबेल प्राइज तो मिला बट इन लोगों ने ठुकरा दिया, जिसमें कि एक जीन पॉले हैं जिनको लिटरेचर में मिला था, और एक ले दक थो, ये वियतनाम के थे जिनको पीस के अंदर मिला था, ठीक है। तो इन दो लास्ट के दोनों लोगों ने अपना जो है प्राइज है वो एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो ऐसे लोगों का भी नाम याद करना बहुत जरूरी है। तो अगर नोबेल प्राइज से कुछ भी आपसे पूछेगा तो होपफुली अब आपको ध्यान होगा ये मैरी क्यूरी को कब मिला था, ये एक बार आप गूगल कर लेना, ठीक है। फर्स्ट वुमेन है जिनको मिला था। मलाला यूसुफजई क्या थी? फर्स्ट, मतलब यंगेस्ट मलाला यूसुफजई 17 साल में। सबसे बूढ़े कौन? 97 ईयर ओल्ड के जॉन बी। चलिए और देखते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट है अस्त्रा, कि भैया जो अस्त्रा है आपकी कैसी मिसाइल है। डिफेंस के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, टैंक्स, मिसाइल, आपके एयरक्राफ्ट जरूर पूछ लेते हैं। तो अस्त्रा इज व्हाट? अस्त्रा तो भैया आपका सिंपल सा है कि क्या ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है? सरफेस टू सरफेस है, एयर टू एयर है, सी टू सी है। अब आपके लिए जितनी भी मिसाइल्स मैंने लिस्ट डाउन करी हैं सब एक लाइन से लगा दी हैं, बस एक ये अस्त्रा मिसाइल को ही नहीं जानेंगे, जितनी भी मिसाइल्स हैं उन सब के बारे में वन बाय वन जान लेंगे। जैसे कि देखिए, सबसे पहले आपका आएगा पृथ्वी। पृथ्वी क्या है आपका? पृथ्वी आपका सरफेस टू सरफेस, पृथ्वी आपका सरफेस सरफेस मिसाइल है। वैसे ही धनुष आपका सी टू सी या सी टू सरफेस है। आकाश आपका सरफेस टू एयर मिसाइल है। अब आपको समझना पड़ेगा कि मिसाइल्स में भी कुछ शॉर्ट रेंज होती हैं, कुछ बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं और कुछ क्रूज मिसाइल होती है, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, उनको स्पीड के रूप में बोला जाता है। त्रिशूल आपका सरफेस टू एयर मिसाइल, आप याद कर सकते हैं आकाश में जैसे वो सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है, त्रिशूल को भी ऐसे फेंका जाता है, सरफेस टू एयर मिसाइल। अस्त्रा क्या है? अस्त्रा भैया आपका सिंपल सा है। अस्त्रा देखिए ध्यान रखिएगा, आपको दो ही बात ध्यान रखनी है। अस्त्रा आपका एयर टू एयर मिसाइल है। क्या है आपका? एयर टू एयर मिसाइल है। सेम अगर मैं नाग की बात करूं तो नाग आपका एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, मतलब फायर एंड फॉरगेट वाला। सेम अग्नि आपका सरफेस टू सरफेस है। ब्रह्मोस आपका, ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है जिसको आप कहीं से भी फायर कर सकते हो, लाइक लैंड से, नेवी मतलब सी से, एयर से, कहीं से भी आप उसको
ब्रह्मोस को मतलब छोड़ सकते हो। सूर्य आपका सरफेस है, प्रहार सरफेस है, और बराक 1 and 8 ऐसी मिसाइल है जिसको हम बोलते हैं सी टू सरफेस या सी टू एयर, ऐसी वाली बराक 1 and 8। अब मिसाइल्स के बारे में ना मैम ने आपको थोड़ा सा और डीप में बताया हुआ है, मैंने आपको रेंज बता दी, लेकिन मैम ने, शिवानी मैम ने एक कंप्लीट डिफेंस की वीडियो बना रखी है, थोड़ा सा कंप्लीट डिफेंस बाय डिफेंस मेनिया अगर सर्च करोगे तो आपको जरूर ये वीडियो मिल जाएगी और आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारी कुछ इंपॉर्टेंट मिसाइल्स के बारे में। मैं लेके आऊंगा, आप कमेंट करना, मैं एक और लेके आऊंगा। हाँ, तो अब बात कर लेते हैं कि आप टारगेट, जैसे मैंने टारगेट बनाए हुए हैं, तो आखिर डे 1 डे 2 करके आप कैसे फॉलो कर सकते हो। सो आई हैव अ प्लान 25 डे चैलेंज जो मैंने आपको बताया हुआ था, और उसके थ्रू वो पीडीएफ जो 25 डे चैलेंज की है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप डिफेंस मेनिया पे मिल जाएगी। बाकी इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी तो वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। दैट इज, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 85, लिख दिखाई दे रहा है, हाँ 858581958807, 8581958807। अगर आपको यहाँ पे रिवर्ट मान लो नहीं मिलता है, अगर नहीं मिलता है तो आप मुझे मेरे नंबर यहाँ पे कर देना 8709946474, ठीक है। आप इस पे मैसेज कर देना, व्हाट्सएप कर देना कि सर ये आपको पीडीएफ जो है 25 डे चैलेंज का नहीं मिला, अगर टेलीग्राम ग्रुप में आपको नहीं मिल पाता है तो बेसिकली तो आप इस पीडीएफ के थ्रू अपनी पढ़ाई को एक डायरेक्शन दे सकते हो। 25 डेज का चैलेंज है, आप इसको एक्सेप्ट करके अपनी प्रिपरेशन को बढ़ा सकते हो। इन केस अगर आपको इतना दिमाग नहीं मारना है कि कौन सा लेक्चर कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से नहीं पढ़ना है, ये टेस्ट कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा, इतना दिमाग नहीं मारना है, या अगर आप यहाँ आप किसी भी एकेडमी या किसी बैच में नहीं है जहाँ पे आप पढ़ पाओ, तो सिंपली ऐप के ऊपर एक पाथफाइंडर कोर्स बना रखा है मैंने, जिसमें डेली टारगेट का एक फोल्डर है जहां पे ये सारे डे वाइज अपलोड है, डे 1 डे 2 डे 3 डे 4, यानी कि आप आज स्टार्ट करो या आज से 20 दिन बाद करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको बस एक 20 से 25 दिन का स्लॉट चाहिए। अगर कम दिन है तो आप 2 टारगेट यानी कि डे 1 डे 2 एक ही दिन में फॉलो करोगे, तो इस तरीके से आपका काम जो है वो हो जाएगा। तो आप एक बार चेक कर लेना, ये आप जब डिफेंस मेनिया 2.0 ऐप पे जाओगे तो वहां पे रिकॉर्डेड कोर्स में एक पाथफाइंडर कोर्स का कोर्स होगा, उसको ओपन करना, परचेस मत करना, सीधा डे 1 में जाना और डे 1 के टारगेट को कंप्लीट करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ये लाइक का डेमो है, तो आप इसको एक्सप्लोर करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब सीधा आते हैं क्वेश्चंस पे। ये डिफेंस मेनिया ऐप भैया सीधा मतलब आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत हो तो मैंने बीच में नंबर बता दिया, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। एंड यस, एज यू नो, इस कोर्स का प्राइस केवल 699 है, जिसमें आपको सब मिल जाएगा, सारे सब्जेक्ट, मॉक टेस्ट, पीडीएफ, डाउट्स, सब कुछ। और ये इसलिए क्योंकि मुझे ये बिलीफ है कि भैया लाइव सेशन में हर लोग ये प्रमोट करते हैं कि डाउट पूछेंगे, लेकिन क्लास में जब 500 बच्चे बैठते हैं ना, तो आपको भी पता है, आपने पढ़ाई भी की होगी कि 5 लोगों को हम अनम्यूट कर पाते हैं, और सबका पेस भी सेम नहीं होता। कभी कभी किसी को लगेगा कि साहिल सर मैथ बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं, बट जिनका मैथ स्ट्रॉन्ग है उनको ईजी लगेगा। तो आप रिकॉर्डेड को अपने पेस पे पढ़ सकते हो और टॉपिक वाइज डाउट सेशन वीक में रख सकते हैं कि भैया आज टाइम एंड वर्क का डाउट होगा, तो जिनको आना है आ जाओ, तो जिनका डाउट होगा वो आएंगे, और जिनका डाउट नहीं होगा उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल इज लोकेटेड इन, कहां पे लोकेटेड है? तो ये आपका है भैया वेरिंगेट, म्यांमार, म्यांमार ये साथ ध्यान रखना, वेरिंगेट में आपका लोकेटेड है। वेलिंगटन में क्या है? तो यहाँ पे आपका डिफेंस स्टाफ कॉलेज है। खड़गवासला एनडीए पुणे सबको जानता है। बेलगाम क्या है? कमांडो स्कूल। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आईमे कहां पे है आपको पता होगा, आईमे इज इन देहरादून। ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी सीडीएस वाली कहां पे है? तो चेन्नई में है। इतनी बेसिक चीजें आपको पता होंगी, ये मैं मान के चल रहा हूं। बाकी और जो चीजें हैं वो मैं आपको बताता हूं। वेलिंगटन में हमारा डिफेंस स्टाफ कॉलेज है, ये तो हमारा वेरिंगेट में। खड़गवासला में हमारा पुणे है, सॉरी एनडीए है। बेलगाम में हमारा कमांडो स्कूल है। मैं और बताता हूं कि और कहां पे क्या क्या चीजें हैं। तो देखिए ध्यान रखिएगा, एक ओटीए तो हमारा चेन्नई में है, बट एक ओटीए हमारा गया भी है 10+2 टीईएस एंट्री वालों का, टेक्निकल वालों का। एक है हमारा एमएमसीईएमई सिकंदराबाद के अंदर है, एमसीटीई। अच्छा हाँ समझ गया मैं, देखो मिलिट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड टेलीफोनिक इंजीनियरिंग जो भी है ये आपका महू में है। एमएमसीएमई मिलिट्री ऑफ ये इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, ठीक है, इंजीनियरिंग ये आपको कहाँ है? सिकंदराबाद में है। कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में है। इन्फेंट्री स्कूल महू में है। कमांडो स्कूल बेलगांव में है। इनका मैंने शॉर्ट लिखा था कि मैं भूलूंगा नहीं,
ठीक है। तो ये केमिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऐसे मिला के है, लेकिन एक बार देख लेना कि एमएमसीएमई का फुल फॉर्म क्या है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी। ठीक है। कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पे है? कार्डिश आपका नासिक में है। हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल गुलमर्ग में है। स्कूल ऑफ आर्टिलरी नासिक में है। आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज गोपालपुर में है। आर्मी एयरबोर्न ट्रेनिंग सेंटर आगरा में है। एंड पैरा जंपिंग पैरा ट्रूपर्स स्कूल कहाँ पे है? वो भी आपका आगरा में है। तो इसको आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ओके, सो व्हाट इज द रियल नेम ऑफ बाबर? बाबर भैया का रियल नाम क्या था? तो रियल नाम था इनका जहारुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, जहारुद्दीन मोहम्मद। अब आगे की बात करूं मैं, तो ये आपका शाह आलम नहीं होगा, अब्दुल सही नहीं होगा, बहादुर शाह भी नहीं होगा। तो मुगल एम्परर के नेम्स जो हैं ये लोग हमेशा पूछ लिया करते हैं कि उनका रियल नेम क्या है, या फिर आप कह लो उनका निक नेम क्या है। तो मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर मैं अकबर की बात करूं तो भैया अकबर का जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर नाम था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर नाम था। जहांगीर का नाम था सलीम। क्या था? सलीम। शाहजहां का नाम था खुर्रम। क्या? खुर्रम। ठीक है। शेर शाह का फरीद खान था, और हुमायूं का था नसीरुद्दीन बेग मोहम्मद खान हुमायूं। नसीर उद्दीन बेग मोहम्मद खान हुमायूं। तो ऐसे आपसे निकनेम पूछ लिया करते हैं। ठीक है, तो आप इनको प्लीज अपने माइंड में रखिएगा। चलिए और आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर? तो सीधा सा आंसर है प्रेसिडेंट। सिर्फ आपके पॉलिटी के ऐसी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, कौन किसको अपॉइंट करता है, कौन अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है, एकदम सिंपल सिंपल वाले। तो प्रेसिडेंट के बारे में बात हो रही है कि प्रेसिडेंट और किसको अपॉइंट करते हैं वो भी जान लेते हैं। अगर मैं प्रेसिडेंट की बात करूं तो भैया जो आपके प्रेसिडेंट साहब हैं वो करते हैं पीएम को अपॉइंट, गवर्नर को अपॉइंट, चीफ जस्टिस ऑफ कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, दोनों को, क्या कंप्यूटर ऑर्डर जनरल, इनको भी करते हैं, इलेक्शन कमिश्नर एंड यूपीएससी मेंबर्स, इन सबको हमारे प्रेसिडेंट भाई साहब, जो प्रेसिडेंट भाई हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं। अब एक चीज आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है, मतलब सॉरी अपॉइंट करते हैं, मेरे वर्ड को चॉइस, अपॉइंट करते हैं। अब ये सारी चीजें हो गई। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। मैंने आपको ये सेशन, पूरा सेशन कैसा लगा? ठीक है, मैंने काफी एड ऑन किया था इसमें, तो आप मुझे कमेंट में बताना। जितना ये प्रोपोर्शनल है, तुम्हारा रेस्पॉन्स कितना आप शेयर कर रहे हो, कितने आपके कमेंट्स हैं, और कितनी जल्दी इसका पार्ट आएगा उससे प्रोपोर्शनल है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर, देखते हैं कौन जीतता है, आप या हम। थैंक यू सो मच ऑल एंड जय।